ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट्स। तो जी तापमान का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, हर ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत बाहर का तापमान बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है यार। तापमान सामान्य सी बात है, गिरा हुआ होगा। ब्लॉग हमेशा अनसर्टेन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा होता हूँ ना, मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेकिन आज का मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मैं बागेश्वर से लेके अल्मोड़ा यानी कि कसार रीजन की ओर को ड्राइव करूंगा। कभी कभी जर्नी को बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि भैया जो नज़ारे आते चले जाएंगे उनको हम अपने कैमरे में कैद करते चले जाएंगे। सो वी आर ड्राइविंग टुवर्ड्स अल्मोड़ा। अल्मोड़ा है लगभग 75 किलोमीटर बागेश्वर से, और कसार रीजन लगभग 10 किलोमीटर पहले होगा, यानी कि 65 किलोमीटर। कसार रीजन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इधर मैग्नेटिक हिल्स वहीं है, माँ कसार देवी का टेम्पल वहीं है, अच्छे खाने का जो हब होता है वो कसार देवी है। आपको सिर्फ पॉइंट्स बताएं, लेकिन दोस्तों मैं सभी कुछ तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इस राइड में जितना भी संभव होगा हम स्पॉट्स या पॉइंट्स कवर करते चले जाएंगे। लेट्स गो। हाँ, पार्किंग में खड़े खड़े गाड़ी की हालत कुछ मतलब गंदी वंदी टाइप हो गई थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको वॉश कराया। तो अभी हम लोग निकल रहे सीधा अल्मोड़ा की ओर। दिसंबर के महीने में कोहरा ना लगे जाड़ों में, ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल। इसे हमारे पहाड़ी में हॉल कहते हैं। कोहरा लगना यार पहाड़ों में बहुत नेचुरल है। अभी तो कोहरा कम लगा हुआ है, अभी दिसंबर एंड होने दीजिए, आपको जनवरी के महीने में विजिबिलिटी 0 वाला कोहरा यानी कि हॉल देखने को मिलेगा। आप घाटी वाले इलाके से ऊपर को आ रहे हो, पहाड़ों की ओर को चढ़ रहे हो, और हिमालय की श्रृंखलाएं ना दिखे और इस तरह का कोहरे का तालाब ना बना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत आम बात है पहाड़ों के लिए। ये जोशी गांव वाला रीजन है आई गेस। तो यहाँ पर से नीचे जो घाटी वाले इलाके हैं पूरे कोहरे से बिल्कुल पैक हो चुके हैं। I saw you downtown today, a little gray around the temple। इस तरीके के नज़ारों का जो है ना हमेशा आदमी कायल रहा है। सामने की ओर को हिमालय की श्रृंखलाएं दिख रही है, मेरे ख्याल से वो त्रिशूल, नंदा घुंटी, नंदा देवी, नंदा घाट यहाँ पर से साफ दिखाई दे रही है। उतनी साफ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अलग अलग छोर होते हैं ग्लेशियर देखने के। सरभनार वाले एंड से देख रहे थे तो वहाँ से कुछ अलग पहाड़ियाँ दिख रही थी, यहाँ से देख रहे हैं कुछ अलग पहाड़ियाँ दिख रही हूँ, और यही पीक्स आपको कौसानी से भी दिखाई देंगी। ये नज़ारा देख के मज़ा आ गया, तो मुझे लगा कि गाड़ी रोक के आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी बात के लिए ये यात्राएँ की जा रही कि आप लोगों को नज़ारों का आनंद बड़े शानदार तरीके से दिखाया जाए। चलिए। मेरी माताजी जब भी मैं किसी ट्रिप में जाता हूँ हमेशा कहती हैं, तेरे साथ आ कौन कौन रहा है, तू पागल वागल तो नहीं है, तू थोड़ा खिसका हुआ तो नहीं है। हमेशा कभी भी घूमने जाता है, राइड में जाता है, कहीं पहाड़ चढ़ने जाता है तो बड़े कम लोगों को लेके जाता है, या फिर अगर बाइक में जाता है तो भैया सोलो चले जाता है, अकेले चले जाता है। घूमने का ये कौन सा फितूर हुआ भाई? मेरी मम्मी का साफ सवाल मुझसे हर राइड के दौरान यही रहता है। मैं अपनी मम्मी को क्लियर रीज़न तो नहीं बता सकता कि भैया सोलो, आखिरकार सोलो राइड करना चीज़ क्या है, सोलो राइड के अनुभव क्या क्या हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मम्मी मेरे दोस्त थोड़ा सा कम है। मेरे दोस्त बागेश्वर में थोड़ा कम है, लेकिन बाहर की ओर को मेरे कॉलेज के दोस्त बहुत हैं। हमेशा ये मेरा अपनी मम्मी से कहना होता है। साथ ही में दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया होगा। गुनगुनी सी धूप ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, यानी कि इतवार के दिन 4 चांद लगाने शुरू हो गए हैं भैया। दूर नहीं है, दिसंबर एंड होते होते सारा कोहरे से भर जाएगा, धूप आनी बंद हो जाएगी। तो इसी के साथ भैया जाड़ा भी पड़ता है, तापमान एकदम गिर जाता है, रात के टाइम 0 से नीचे हो जाता है, तो बहुत सारी पहाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पहाड़ी लोग जो होते हैं वो हैबिचुअल हो गए हैं इस ठंडे के, क्योंकि हम लोगों को लगभग 2 मौसम झेलने पड़ते हैं, और पहाड़ों में गर्मी भी ठीक ठाक होने लगी है, तो हम लोगों को प्योर लगभग 2 या 4 मौसम झेलने पड़ते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, मौसमों का बदलना बहुत ज़रूरी है। किसी स्थिर मौसम में भी जो है ज़िंदगी का आनंद आता नहीं। किसी मौसम में आपने टी शर्ट पहनी हो तो किसी मौसम में आपने जैकेट, इसका मज़ा अलग रहता है बिल्कुल। की ओर यहाँ की ओर सब जगह हिमालय की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ मुझे इस तरह के नज़ारे दिखते रहें तो मैं बहुत आनंदित फील करता हूँ उस समय।
कहता हूँ कि भैया राइड का सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है खाना। इसलिए मैं कुछ देर सब्र और करूंगा क्योंकि मुझे पहुंचना पड़ेगा उसके लिए ताकुला। जब आप लोग नैनीताल हल्द्वानी से बागेश्वर की ओर को रिवर्स अगर जर्नी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलते हैं। गर्म पानी में आप लोग रुक सकते हैं, कैंची धाम में आप लोग रुक सकते हैं, साथ ही में ताकुला तो खैर बीच का स्पॉट है, वहाँ तो आप रुक ही सकते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए और खाने के लिए एक ठीक ठाक सा जाना माना स्पॉट है। ये हम पहुँच गए हैं चगाँव छीना। इन गाँव का नाम इस तरीके का क्यों है, इसके पीछे कोई ठोस कारण कहानी मुझे नहीं पता है और मैं ज़्यादा इतिहास यहाँ के बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, जहाँ आपको 4 से 5 राशन की दुकानें दिखेंगी और साथ ही में सुनसान सड़कें जहाँ की 7-8 बजे के बाद आपको जंगली जानवर रोड में दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे मेजर चैलेंजेस में से एक है पहाड़ों के, जिसे पहाड़ियों को फेस करना ही पड़ता है। ये चैलेंजेस हैं। शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद आप रोड में दिख नहीं सकते भाई साहब। सामने रोड में बैठा हुआ बाघ आपको दहाड़ रहा होगा आपको देख। तो जी हम पहुंच गए हैं जोशी रेस्टोरेंट में। यहाँ का सबसे ठीक ठाक और अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और जब मैं बचपन में बोर्डिंग पढ़ता था तब से लेकर आज तक, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, ये देखा कि भैया हमारे जो माता पिता हैं, जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं, हल्द्वानी नैनीताल को निकलते हैं, तो हम लोग यहीं रुका करते थे। ये सबसे यादगार स्पॉट्स में से एक है जहाँ की बचपन से मैं आता जाता रहता हूँ। तो वही आ गया नाश्ता, अब उड़ाया जाए। I heard you and your missus had gone your separate ways. I guess I should. मुझे ब्रेकफास्ट हो गया है ठीक ठाक सा। अब निकलेंगे अल्मोड़ा की ओर को। सो वी आर अबाउट टू रीच कसार। चलाते चलाते कभी कभी बोरियत हो जाती है पहाड़ों में। कसार वाले इलाके में संकरी रोडें हैं बहुत ज़्यादा और ये कंप्लीट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के ड्राइवर्स आते हैं। उन्हें ढंग से पता भी नहीं होता भैया पहाड़ों में गाड़ी चलानी कैसे है। बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं ये। आपको संभल कर चलानी है। मैं पहुंच गया हूँ डीना पानी, द वेरी नियरेस्ट टू कसार। मुश्किल के बाद यार गाड़ी पार्क कर दी है। पीछे मंदिर का गेट थोड़ा सा पीछे छूट गया है। कसार देवी माँ कसार के नाम पर स्थापित किया गया एक मंदिर है जो कि माँ कसार के नाम पर रखा गया है। और साथ ही में ये पाइन ट्री से घिरा हुआ ऐसा जंगल है जिसके बीच में माँ कसार जो है विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1890 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे और जो ये पूरा कसार का इलाका है इसमें एक कह सकते हैं कि जियो मैग्नेटिक एनर्जी से ये चारों जो संपूर्ण कसार का रीजन है ये जियो मैग्नेटिक एनर्जी से घिरा हुआ है। लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आते हैं, कामनेस के लिए आते हैं, शांत होने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही में इसके थोड़ा सा ऊपर पे कसार देव माँ का मंदिर है। मैं सोचता हूँ कि एक चक्कर वहाँ भी हम लोग दर्शन करके आते हैं। चलिए जी। जब आप कसार मंदिर की ओर को जाएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोट्स यहाँ पर पेड़ों में लिखे हुए मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है, वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। वेरी करेक्ट। मोटो ब्लॉग करने बाइकों से यहाँ आता हूँ, लेकिन आज मौका ऐसा मिला कि माँ कसार के दर्शन भी होंगे और कसार घूमा भी जाएगा। मैं सबसे मेन तो इस एम्बियंस को महसूस करने आया था यहाँ, जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ फिलहाल। मंदिर जस्ट मेरे पीछे पे है, मुझे शायद 1 मिनट भी ना लगे, लेकिन मैं इस गुनगुनी धूप को महसूस करना चाहता हूँ कुछ देर बैठ के इस ऊंचाई में। सामने से बढ़िया नज़ारे और चारों तरफ चीड़ के पेड़ दिखेंगे। सामने की ओर हिमालय की श्रृंखलाएँ जिससे कि बर्फीली हवाएं यहाँ तक आती रहती हैं। शांति है, कुछ लोग हैं, घंटे की आवाज़ें हैं क्योंकि भाई बगल में मंदिर है। और सबसे बढ़िया बात कि माँ कसार के दर्शन होंगे।
चुका हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा अंदर का सीन नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये मेरा खुद का भी मानना रहता है कि किसी भी शक्तिपीठ में, किसी भी मंदिर के अंदर कैमरा ना ले जाया जाए। और खुद के बनाए हुए छोटे से नियमों का पालन तो मैं करता ही हूँ। हालांकि यहाँ पर कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि आप मंदिर के अंदर कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक मेरा अंदर से मानना रहता है कि कैमरा ना ले जाया जाए। कसार जब भी आप आएँ तो शॉर्ट टर्म प्लान बना के मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में अप डाउन अपनी जो शॉर्ट डेस्टिनेशन से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा महसूस होगा। आप मॉर्निंग जल्दी आकर यहाँ पर अपना दिन भर स्पेंड कीजिए। माँ कसार के दर्शन करने के बाद आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। सेकेंडली, माँ कसार मंदिर के ऊपर एक शिव मंदिर भी है, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे अभी। यहाँ पर घाटी में नीचे गांव बसे हैं, इधर भी गांव दिख रहे हैं, इधर भी विलेज दिख रहे हैं, और वो जो भीड़ भाड़ से और खूब मकानों से भरा हुआ इलाका है, ये अल्मोड़ा है। पिछले आधे घंटे से मैं मंदिर के प्रांगण में बैठ के यहाँ की शांति महसूस कर रहा हूँ। और कहीं का भी इतिहास जो होता है, जो उस मंदिर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मेरे साथ अभी गुरुजी हैं जो इस मंदिर की सेवा करते हैं। गुरुजी, आपका नाम क्या हुआ सर्वप्रथम? मेरा नाम योगी चंद्र बिष्ट हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इतिहास गुरुजी। जो यहाँ पर अभी शिव मंदिर देख रहे हो, अंदर प्राचीन शिवलिंग है, स्वयंभू हैं शिव जी। हाँ, जी, इसका सुंदरीकरण हुआ है अभी 2022 में हुआ है। 2022 में? हाँ जी। क्या ये तो नीचे का तो पहले हो गया है, ऊपर का जो गुम्बद बनी है 2022 में बनी है। बट अभी ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये बताते हैं गाय दूध दिया करती थी ऊपर शिवलिंग पर यहाँ पर। अच्छा जी, ये स्वयंभू हैं शिव जी। यहाँ पर माँ कसार देवी नीचे माँ होगी, वहाँ भी माँ शेर रूप में पूजी जाती है। शेर रूप में पूजी? हाँ, यहाँ पे विवेकानंद जी के नीचे गुफा है। यहाँ पर ध्यान लगाने से, जप करने से, उस करने से आदमी का एकदम शुद्धि प्राप्ति हो जाती है। आदमी बड़ी दूर दूर से आते हैं, बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता, गुजरात, बड़ी दूर दूर से यहाँ पर ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, योगा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक हमारी छोटी सी मंदिर समिति कमेटी है माठ। ठीक, आप एक कहानी, नीचे की कहानी बता रहे थे माँ कसार की। माँ कसार ये थी, माँ शुंभु निशुंभु का वध करके माँ यहाँ पर आए थे, आराम किया था माँ ने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आराम किया था, तो यहाँ पर पता लगा, हाँ यहाँ पर एक तरह उस समय शिव भोलेनाथ भी साथ साथ में आए थे, यहाँ से ऊपर को चढ़े थे ना। तो यहाँ के पहले के लोग यहाँ से हिमालय को पैदल जाते थे। अच्छा, केदारनाथ, बद्रीनाथ की जो गुफाएं। पहले लोग पैदल ही जाते थे वैसे भी? हाँ, पैदल हुए, वाहन किया वो। अब इतने रास्ते, इतने मार्ग बन गए हैं, गाड़ियाँ हो गई हैं, अब सब कुछ हो गया, सुविधा हो गई, सब कुछ हो गया, तो आदमी जाते रहता है इसी गाड़ी में। अब पहले से लोग यहाँ से पैदल जाते हैं हिमालय। कौशिक ऋषि पहाड़ है इस जगह का नाम, पहाड़ जो है चोटी है, कौशिक ऋषि की पहाड़ है। कौशिक ऋषि। ये एनर्जी बता रहे हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये महसूस की है? हाँ, महसूस की, अवश्य किया। ध्यान करो आप, स्वयं आपको ही पता लग जाएगा। भजन करो, आप खुद ही पता आपको लग जाएगा चीज़ है। एक दिन में अनुभव हो जाता है या फिर 4-5 दिन बिताने पड़ेंगे? एक दिन में कैसे अनुभव होगा? एक दिन में कुछ अनुभव नहीं होगा। एक दिन में अनुभव 4-5 दिन बिताने पड़ेंगे। जब वहाँ की जगह पर जाओगे, तब अंदाजा आएगा। आप ध्यान से बैठोगे, ध्यान करोगे, वहाँ पर भजन करोगे, तभी आपको पता लगेगा ना। धन्यवाद गुरुजी का बहुत बहुत इस जानकारी के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत कम बता पाता, लेकिन गुरुजी के आने से, गुरुजी के छोटे से वक्त से जो है आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिली। तो जी, भोलेनाथ के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। साथ ही में अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दिखाने जा रहा हूँ। ये तो मेरा भी मानना है और गुरुजी का मानना भी है कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन ऐसे स्पेयर निकालने पड़ेंगे जहाँ आप कसार देवी आएँ, तो आपको यहाँ की मैग्नेटिक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी है उसका आभास होगा। एक दिन के अंदर किसी को कोई भी आभास ना होगा, लेकिन ये है कि शांति बहुत है यहाँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मेरे बैक साइड में आपको एकदम बड़ी सी चट्टानें दिख रही होंगी यहाँ पर। मैंने आपको व्लॉग के शुरुआती एंड में बताया होगा, सन 1890 करीब या आसपास स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर आराधना या यूँ कहें कि मेडिटेशन किया था। तो मैं आपको गुफा दिखाने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह की गुफा दिखेगी, और सबसे जो गुफा है मेन, वो इसके अंदर है।
ये देखिए, जितनी गहराई अभी लग रही है उतनी है नहीं इसकी, बहुत थोड़ी सी है। इसी गुफा में बैठ के स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया था, मेडिटेशन की थी यहाँ पर। इसी वजह से ये जगह थोड़ा सा प्रसिद्ध है मेडिटेशन के लिए और मानी जानी जाती है अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए। आप लोग यहाँ थोड़ा सा स्पेयर निकाल के ज़रूर आइए, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन आज इतवार को यहाँ आने का बिल्कुल ठीक था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो धन्यवाद हमारे गुरुजी का, जिन्होंने यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसा बताया जो कि बहुत महत्व रखता है, क्योंकि किसी भी जगह जाने के बाद वहाँ की सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे थोड़ा कम थी। नमस्कार। तो शानदार तरीके से भैया पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है इस मैग्नेटिक हिल में आके। अभी मैंने आप लोगों को यार ऐसी गुफा दिखाई थी जहाँ की स्वामी विवेकानंद जी ने साधना की थी, तप किया था। तो यहाँ पर साइन बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी सुनने पर। कसार देवी गुफा के बारे में ये कुछ जानकारी ऐसी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वक्त। इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी की कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी तथा उनका मुख्य मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे तब उनके अंदर पीड़ित मानव जाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगतार्थ कार्य करने हेतु बाहर निकल पड़े थे, यानी कि फॉर द सोशल वर्क। तो यहाँ आने के बाद उन्हें एक तरीके की कह सकते हैं कि प्रेरणा मिली सोशल वर्क करने की, जन समाज में काम करने की। अब ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और जो ये साइन बोर्ड लगाया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, ये है क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी अल्मोड़ा। हालांकि जो ये टेम्पल है, जो पूरा रीजन है, ये पुरातत्व के अंदर नहीं आता है। हमारे बागेश्वर के जो मंदिर हैं जैसे बागनाथ है, बैजनाथ है, और भी एक दो शक्तिपीठ ऐसे हैं जो कि पुरातत्व विभाग के अंदर आते हैं, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो ये कसार देवी मंदिर है और जो भोलेनाथ का मंदिर था, ये यहाँ की एक समिति है, उसके अंडर ये सारे जो हैं शक्तिपीठ आते हैं। और यहाँ का जो निर्माण होता है वो डोनेशन से और जो चंदा इकट्ठा होता है लोगों से, उससे इसका निर्माण और जो पुनर्निर्माण अगर होगा इन फ्यूचर तो इन पैसों से होगा। मुझे लगा कि आप लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी जगह जाकर आपको कुछ इंटरेस्टिंग ना पता चला, समझो उस जगह का महत्व थोड़ा सा जो है आप कम समझ पाएंगे।